हेलो दोस्तों, नीतीश पटेल 420 चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम आप लोग के सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और उसमें जाकर क्लिक करें और देख सकते हैं। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से तीन चैप्टर तक डाल दिए हैं और आज फर्स्ट चैप्टर का हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है तो हम समझेंगे सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में कहेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो आंसर यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और संविधानों की वस्तुओं बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राजाओं को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ हो गया। अगला क्वेश्चन है 1830 की जुलाई क्रांति का प्रकाश पर प्रभाव क्या पड़ा। आंसर होगा 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ाया। चौथा क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आंसर है 1830 की फ्रांसीसी के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खोज करने के लिए स्वर्णीय मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गिज़ो का प्रधानमंत्री नियुक्ति कर दिया। गिज़ो का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरोध करता था। फिलिप्स के पास कोई सुधारात्मक काम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 ईस्वी को पेरिस में तिर्यास के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए।
इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है 1830 और 1848 क्रांति की सामान्य विशेषता क्या है। हम विशेषता बताएंगे ये दोनों में क्या हुआ था या विशेषता क्या किसके कारण हुआ था। फर्स्ट है सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की संपत्ति चाहते थे। सही बात है। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थन थे। और तीसरा पॉइंट है वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा पॉइंट में है दोनों क्रांतिकारियों के एक मुख्य विशेष यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। मतलब बिस्मार्क क्या किया और क्या इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर होगा देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वहाँ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसके रहे बिस्मार्क के रही। वहाँ विख्यात राष्ट्रपति और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। कौन रहे बिस्मार्क कहाँ रहे रूस और फ्रांस में क्या राजदूत बनकर रहे। 1862 ईस्वी में हुआ पर्सा का चांसलर बना। 1862 ईस्वी में कहाँ का चांसलर बन गया पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा के आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864 में ऑस्ट्रिया 1866 सोडोवा का युद्ध कब हुआ था यहाँ साथ कर लेंगे 1866 ईस्वी में। तथा फ्रांस में 1870 सीडान का युद्ध 1870 में कहाँ जो सीडान में पड़ता है कितना कब हुआ था सीडान का युद्ध 1870 में जो पराजित पर जर्मनी का एकीकरण किया। 7वां क्वेश्चन है लौह एवं रक्त की नीति क्या है। आंसर में बोलेंगे लौह एक रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था। हम यूरोपीय इतिहास में हुआ क्यों विख्यात है मतलब विस्तृत थे फैले हुए। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वहाँ घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेश का कट्टर विरोधी एवं पुरातत्व व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई थी। बोलेंगे मेटरनिख की मृत्यु 1848 में उसका हो गया था। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था। एक मतलब पूछ रहा डायरेक्ट कि जर्मन राइन संघ जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था। आंसर डायरेक्ट बोले जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। मतलब राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ जर्मनी में बोल रहा। तो 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण के पृष्ठभूमि तैयार हो गई।
कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइन का प्रसार हुआ। 1834 में फ्रांस की पहल पर जलवेरी राइन शुल्क संघ का स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? हम आंसर में देंगे जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। तो देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है जर्मनी में कैसे वहाँ बाधाएं शुरू हुआ था। तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंट जाना और इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। मतलब जो धर्म मान रहा वो कर रहा, मतलब जो वो चाह रहा था वो नहीं हो चाह रहा, तो मतलब इसी दोनों कर रहा था। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। राष्ट्रवाद वहाँ नहीं जागा था, मतलब तो पता नहीं था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा और पश्चिमा में मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल का संक्षिप्त करें, मतलब दोनों में उल्लेख करें या संक्षिप्त करें। एक ही क्वेश्चन है, मतलब इसलिए आप लोग गड़बड़ाइएंगे, हड़बड़ाइएंगे नहीं। उत्तर में है, काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में हुआ सार्डिनिया के राजा विक्टर एमुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया के स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल में लोमड़ी पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका है तथा गैरिबाल्डी कार्यों की चर्चा करें। देखिए, तो आंसर में है, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। हुआ इटली की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। वहाँ पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किसे कहते हैं? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनर के राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर में है, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनर ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनर ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एवं बड़े और व्यापार एकता हुए। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी? आंसर है, वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुढ़े राजवंशों की या बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। वहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कौशोथ को योगदान का वर्णन करें। थोड़ा समस्या समझिएगा। रात है, आप लोग के रात में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि दिन में बहुत हल्ला होते रहता है, इसलिए हम वीडियो दिन में नहीं शूट कर पाते हैं और हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग जिस मैट्रिक में हम लोग इतना मेहनत किए थे, इतना अच्छा नंबर आया था,
आप लोग उसी जिस तरह हम पढ़े थे उसी तरह हम आपको भी चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट लोग को अच्छे से नंबर दिला सकें। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कैथोस को योगदान का वर्णन करें। तो आंसर है हंगरी में राष्ट्रीयता आंदोलन का नेतृत्व ने कैथोस तथा फ्रांसिडिस ने किया था। कैथोस लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था। उसने वर्गहीन समाज क्लासेंसिटी मतलब वर्गहीन को कहेंगे इंग्लिश में क्लासेंसिटी के विचार से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैथोस ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर रहा या की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का प्रभाव बढ़ने के लिए क्या किया। आंसर है फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीयता और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य का एक पृष्ठभूमि और नागरिक जैसी शब्दों द्वारा फ्रांसीसी में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकताओं को समान अधिकार देकर समान की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंझट को स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो तिरंगा तथा क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा के प्रोत्साहित किया गया। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी यहाँ। कांग्रेस में वियना सम्मेलन के मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंशों को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। अगला क्वेश्चन है टोटल 26 क्वेश्चन है और देख लेंगे कुछ और क्वेश्चन है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका ये क्वेश्चन है। आप लोग बोलेगा 20 वर्ड में, तो आप लोग 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप 100 वर्ड भी दे दीजिएगा तो नंबर उतना नहीं मिलेगा, 2 नंबर का रहेगा। तो नंबर के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। हम तो इतना ही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जितना पूछे क्वेश्चन आप उतने को फॉलो करें, बस ज़्यादा देने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। इसीलिए आपको 20 वर्ड बोल रहा है तो 20 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गई थी। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिसके इटली का एकीकरण रुक गए। जर्मनी में भी इटली राष्ट्रवाद भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमकालीन कानून का संवाद के आदेश को जारी किया था। दोनों देशों में एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा था। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। आंसर है पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवाद और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा
पर्सा की स्थिति मजबूत की। इसने सैनिक की शक्तियाँ दृष्ट हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके लिए परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आंसर है, विलियम प्रथम पर्सा काम राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित के लिए बिना जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रस्ताव के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति का से योग होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर ना बनाया तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था प्रतीत होता। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। आंसर है, 1932 ईस्वी में यूनानी को एक स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानियों स्वतंत्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी? इसका क्या परिणाम हुआ? आंसर है, फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाया था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाया था जिसने संसद के नियंत्रण में काम करता था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पासा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। 25 क्वेश्चन था आप लोग के सामने और हम लघु उत्तरीय करा दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर रोज़ चाहते हैं कि मेरे चैप्टर बाय चैप्टर लाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना हो सके तो आप एक के ज़रूर करें और यही हम गुजारा करें कि आप मेरे चैनल को एक के ज़रूर पहुंचाएंगे तो हम और मोटिवेट होकर हम आपको लिए बस एक क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माँ।